पत्नी पर जानलेवा हमला करने के लिए पति चाकू लेकर दौड़ा, पड़ोसियों ने बचाया तो नाली में पटक पटक कर मारा। उज्जैन जिले के थाने में मामला दर्ज। घरेलू विवाद के बाद गुस्से से क्रोधित एक पति अपनी पत्नी को मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ा और पत्नी को जमीन पर गिराकर हमला करता। इसके पहले पड़ोसियों ने घरों से निकलकर महिला की जान बचाई, लेकिन गुस्साए पति ने पत्नी को नाली में पटक पटक कर मारा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बीच बचाव कर महिला को पति के चुंगल से छुड़वा कर उसकी जान बचाई। यह पूरा घटनाक्रम उज्जैन जिले के नागदा की राजीव कॉलोनी का है। कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया और यह वीडियो वायरल हुआ। मामला कल शुक्रवार सुबह 10:30 बजे के लगभग का बताया जा रहा है। नागदा थाने के थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी अब्दुल रजाक के विरुद्ध दर्ज कर ली गई है। दोनों पति पत्नी के बीच पूर्व में भी विवाद था और मारपीट हुई थी। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण अब्दुल रजाक की 2 बेटियां हैं। बेटा नहीं होने के कारण वह पत्नी से नाराज रहता था और आए दिन मारपीट करता है। पत्नी से तलाक चाहता है। इसी बात को लेकर कई बार विवाद हुए हैं। कल भी इसी बात को लेकर उसने पत्नी पर हमला किया है। जो महिला है उसके पति द्वारा पूर्व में 2020 में भी प्रताड़ित किया गया था। उसमें भी 498 अपराध पंजीबद्ध हुआ था जो न्यायालय में चल रहा है और इसी बात को लेकर पति पत्नी विवाद चला आ रहा था। तो पत्नी ने जो पति है अब्दुल रज्जाक वो साथ दूसरी शादी करने को विचार बना रहा हो या उसको जानकारी लगी तो पत्नी ने मना किया। तो इसी बात में पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ। पति ने पत्नी को दौड़ा के मारपीट की। इसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया गया और आरोपी को पुलिस पोजीशन में ले लिया गया। सर, दूसरी शादी करने का कोई मुख्य कारण? दूसरी शादी मुख्य कारण जो अभी तक जानकारी लगी उसका कह रहे हमारा लड़का नहीं हो रहा था, इसलिए पत्नी का ये आरोप लगाया गया। कितने बच्चे थे उनके? अब इसकी जानकारी अभी नहीं है। 2 वैसे कुल मिला के 2 बच्चे हैं इसमें। रंजीत हनुमान मंदिर के पास रहने वाली एक महिला के साथ आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। महाकाल थाना क्षेत्र के रंजीत हनुमान मंदिर के पास रहने वाली एक महिला के साथ 3 युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। महिला ने बताया कि वह घर के बाहर बैठी थी, तभी तीनों लोग आए और बिना किसी बात के महिला को मारने लगे, जिससे महिला घायल हो गई। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस ये रोड पे खड़े थे, हम दोनों भाई बहन बैठे थे हम और लोकेश और विजय अनेक राहुल तीनों आए ने लात घूंस से चला तीनों ने। मैं तो कह रही कि क्या वो बताओ तो सही, तो बोले नहीं। वो तो मारने से काम रख रहा, डंडे लट और बाटा नाटा सब चला रहे साथ में। तो भी मेरे को नीचे करा, तो भी मैं बोलूँ रुको रुको, तो कुछ भी रुकते ही नहीं हो। तो जो से और मारने लग गए। कभी इसको मार लेते पर मेरे को तो नहीं मारते, पर मेरे को ऊपर चढ़ गिर गई तो भी चढ़ के निकल गए ऊपर से। फिर उसके बाद में मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ फिर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में ढोल बैंड बजाए गए। 19 बंदियों को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें सलाखों की कैद से निकालकर बाहर लाया गया, जहां उनके परिजन खड़े हुए थे। 19 बंदियों को पहली बार डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर रिहाई दी गई। यह बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ अधीक्षक हिमानी मनवारे ने बताया कि जेल मुख्यालय से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को अच्छे आचरण, व्यवहार और जेल नियमों का पालन करने पर रिहा करने का निर्णय लिया गया। शासन की इसी माफी का लाभ आजीवन कारावास का दोष सिद्ध होने पर केंद्रीय जेल में बंद 18 पुरुष और 1 महिला बंदी को रिहा किया गया। जेल मुख्यालय से गुरुवार शाम आदेश आने पर उनके परिजनों को रिहाई की खबर भेजी गई थी। शुक्रवार को रिहा होने वाले बंदियों को पुष्पमाला पहनाई गई और ढोल बैंड के साथ जेल परिसर से बाहर लाया गया। इस बार हत्या के साथ अन्य प्रकरणों में हुई आजीवन कारावास की सजा पाने वालों को भी रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले को प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सौंपी गई। गौरतलब हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के साथ समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि उनकी जयंती पर बंदियों को सुधरता देख
शासन ने रिहा करने का निर्णय लिया। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर HP सोनानिया ने बताया कि जिले में कोरोना के अब तक कुल 7 मरीज हैं। लोग डरे नहीं, सतर्क रहे। उज्जैन में कोरोना संक्रमण पैर पसार गया है। यहाँ अब तक 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 7 मरीज होम आइसोलेट है। खास बात तो यह है कि जिला प्रशासन ने उज्जैन से शासकीय माधवनगर चिकित्सालय को फिर से कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर HP सोनानिया ने फ्रीगंज में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, 9 वेंटिलेटर है, 33 ICU बेड है, 35 बाईपेप बेड है। दवाई व ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों से अपील की गई कि वे मास्क पहने, डरे नहीं, सतर्क रहे। अभी उज्जैन ज़िले में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 7 केसेस पॉजिटिव है, जो कि सब होम आइसोलेटेड हैं और जिनकी जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है। और उज्जैन ज़िले में जैसा कि 2020 से ही माधवनगर को कोविड अस्पताल चिन्हित किया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ पर हमारी पर्याप्त सुविधाएं हैं। ICU है, 33 बेड का ICU है, 100 बेड के ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास है, 100 बेड है ऑक्सीजन वाले, मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, बाईपेप मशीनें हैं, तो पर्याप्त सुविधाएं है, दवाइयाँ हैं। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अभी घबराने की बात नहीं है, परंतु हमको सतर्क रहना है। और शहरवासियों से मेरी यही अपील है, ज़िले के जो लोग हैं उनसे यही अपील है कि अगर हो सके तो मास्क पहनना शुरू कर दें, जिससे कि हम दूसरे वायरस से भी बच सकें और इससे भी बच सकें। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा फ्रीगंज में गांव धतरौदा के ग्रामीण के साथ की गई अभद्रता। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों कर्मचारियों को थाने ले गई। थाना माधवनगर क्षेत्र में उस समय हंगामा देखने को मिला जब हीरो फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी एक ग्रामीण के साथ अभद्रता की। घटना फ्रीगंज में भाजपा कार्यालय के सामने की बताई जा रही है। गांव धतरौदा में रहने वाले जाकिर पटेल की फाइनेंस कंपनी कर्मचारियों ने बाइक रोकी और फोटो खींचने लगे। जब ग्रामीण ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। फाइनेंस कंपनी कर्मचारी ऊंची आवाज में पुलिस अधिकारियों को नियम की सीख देने लगे। पुलिस अधिकारी ने तत्काल थाना माधवनगर से पुलिस वैन बुलाई। दोनों कर्मचारियों की कॉलर पकड़कर वैन में बैठा दिया और थाने ले गए। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ कर बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। गाड़ी से आ रहा था मैं उधर से, तो मेरे को इनने रोका, तो इनका मुंह बंधा हुआ था सफ़ेद पंचे से, और मेरे से आके मैंने पूछा भाई गाड़ी रोकी, तो मेरी गाड़ी का इनने फ़ोटो खींचा। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो आप, मेरे को जानते हो क्या? तो बोले नहीं जानते, तुम मेरे को नहीं जानते हो। तो मैंने क्या भाई नहीं जानते हो, मेरी गाड़ी का फ़ोटो क्यों ले रहे हो आप? मेरे को अगर नहीं जानते हो, आप होते कौन हो मेरी गाड़ी का फ़ोटो खींचने वाले? तो बोले तुम बताता हूँ। मैं समझा कि ये चोटे उठे ही गिरे हैं साहब, मुँह बंधा हुआ है, पहचान नहीं पा रहे हम कौन है क्या है। तो हम समझे कि चोर होंगे। गाड़ी की चेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमारी गाड़ी चेक? तुम होते कौन? मैंने पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन लगाया। क्या मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस आई, तो ये वहाँ आशब्द बोलने लगे। ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास के मकान को हटाए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के बाद कार्रवाई की गई तो ब्राह्मण समाज विरोध करेगा। समाज के संरक्षक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के मकान पर प्रशासन द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके विरुद्ध ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी और आनंद शंकर व्यास के अभिभाषक मनीष मनाना आदि पदाधिकारी पंडित व्यास के निवास पर पहुंचे एवं वहां पर उपस्थित मीडिया से रूबरू चर्चा की। ब्राह्मण समाज की ओर से इस प्रकार की जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर व्यास के विरुद्ध कार्रवाई के विरुद्ध में उठाए जाने वाले आगामी कदम की चर्चा कर न्यायिक प्रक्रिया के माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के आदेश से भी उपस्थित पत्रकार को अवगत कराया तथा सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जो दिनांक 13 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने प्रसारित किया उसकी प्रति भी सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध कराए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए कहा
कि इसके बावजूद यदि कोई कार्रवाई जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा। इस आदेश को हम लोगों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो वहां पे स्पेशल लीव पिटीशन 7563/2023 प्रस्तुत करी है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13/4/2023 को हमको स्थगन आदेश जो है दिया गया है और 16 मार्च 2022 का जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था उसको वापस कंटिन्यू और ऑपरेट करने के आदेश दिए गए हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में ये इस मकान को किसी भी प्रकार की कोई क्षति मध्य प्रदेश शासन या कोई नहीं पहुंचा सकता। डोंगरे महाराज जैसा संत जो आया था उज्जैन के अंदर, डोंगरे महाराज जैसा संत आया था, उसने कहा था मेरे से, मैं उसका साक्षी हूँ। डोंगरे महाराज मेरे को लेके गए, महाकाल के दर्शन किए हमने। महाकाल के दर्शन से लौट के आए तो उन्होंने कहा व्यास सूर्यनारायण जी है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं सूर्यनारायण जी नहीं। उन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा आनंद शंकर जी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर गए तो मैं और यजमान दोनों वहाँ उतरे। उन्होंने जो है डोंगरे महाराज ये कहा कि व्यास जी को लेके आओ। फिर यजमान जो थे वो आए और आनंद शंकर जी को लेके गए, यहाँ से गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, मैं और यजमान दोनों। और जैसे आनंद शंकर जी ने वहाँ प्रवेश किया उनके डोंगरे महाराज के वहाँ पर कमरे में, तो डोंगरे महाराज ने क्या करा, डोंगरे महाराज ने 4-5 काजू की थैलियाँ एकदम डाली और साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत के साथ में ये शब्द कहे उन्होंने कि व्यास जी, ये व्यास गादी आपकी है, मैं तो उसका सेवक हूँ, आप हमारे पूज्य हो। हम जो लीगल कार्रवाई है जैसा मनाना जी ने अभी बताया उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। और यदि तोड़फोड़ की कार्रवाई या इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने की चेष्टा प्रशासन करेगा तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा, धरना भी देगा प्रशासन के खिलाफ। और हम अभी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई यदि की और अपमानित करने की भी कार्रवाई की गई या तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई हम सब के द्वारा लीगल ओपिनियन के आधार पर की जाएगी। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो एक सांस्कृतिक परिवार, हमारा धार्मिक परिवार और हम सबका मार्गदर्शक परिवार रहा, उस पर इस प्रकार की कोई कुठाराघात की कार्रवाई यदि की तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर के विरोध करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कहीं लापता हैं, जिनका पता पुलिस जल्द लगाए। इसलिए बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता देवास गेट थाने पहुंची। यहाँ उन्होंने थाना प्रभारी से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया कि आशा कार्यकर्ता 15 मार्च 2023 से लगातार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है, लेकिन हड़ताल को 30 दिन गुजरने के बावजूद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आशा कार्यकर्ताओं की वाजिब मांगों का निराकरण भी नहीं कर रहे। यही कारण है कि लापता हो चुके स्वास्थ्य मंत्री को जल्द से जल्द ढूंढकर लाने के लिए आशा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देवास गेट थाने पहुंची। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अतिशीघ्र ढूंढकर लाने का निवेदन थाना प्रभारी से किया है। मैं श्रमिक संगठन से हूँ। आज हम उज्जैन जिले की समस्त आशाएं हमारे जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं हमारे उज्जैन जिले के जो बीजेपी के नेता हैं उन सबकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पर आए हैं, देवास गेट थाना जिला उज्जैन में। क्योंकि हम लोग 30 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और जिला उज्जैन के कोई भी बीजेपी के नेता हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए घोषणा की है, लेकिन शायद हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वो गुम हो गए हैं। जब तक वो मिलते नहीं हैं शायद शिवराज सिंह चौहान भी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि शिवराज मामा हमारे लिए भी कोई घोषणा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो जल्द से जल्द हमें मिले और हमारे लिए कोई घोषणा करें। शनिवार से पंचकोशी यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई, मगर 2 दिन पूर्व रवाना हुए यात्री तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। पंचकोशी यात्रा की शनिवार से विधिवत शुरुआत हुई है। श्रद्धालु सुबह से पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर से दर्शन कर यात्रा मार्ग पर निकल रहे हैं।
2 दिन पहले यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालु आज तीसरे पड़ाव की ओर है। ज्योतिषाचार्य तथा प्रशासन भी हर बार पंचकोशी यात्रियों को निर्धारित तिथि पर ही यात्रा शुरू करने को कहते हैं। इस वर्ष यात्रा निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही शुरू हो गई। हजारों यात्री कल सुबह से शाम तक नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पूजा करने तथा यहां से बल लेकर पिंगलेश्वर पड़ाव की ओर रवाना हो रहे थे। एक दिन पहले भी सैकड़ों यात्री पंचकोशी की ओर कूच कर चुके थे। जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा की शुरुआत 13 अप्रैल से की थी, वे आज सुबह ही तीसरे पड़ाव नलवा की ओर निकल पड़े, जबकि 14 अप्रैल को यात्रा शुरू करने वाले पंचकोशी यात्री बीती रात पिंगलेश्वर पड़ाव पर विश्राम करने के बाद शनिवार सुबह दूसरे पड़ाव करोहन की ओर निकल चुके थे। समय से पहले पंचकोशी यात्रा पर निकल चुके हजारों यात्रियों को पिंगलेश्वर करोहन पड़ावों पर अधूरी व्यवस्थाओं के बीच रात्रि विश्राम करना पड़ा। इधर शनिवार से पंचकोशी यात्रा शुरू करने वाले 15,000 से अधिक श्रद्धालु दोपहर तक नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर पहले पड़ाव की ओर निकल पड़े थे। वहीं इसके पहले पंचकोशी यात्रा पर निकले 15,000 से अधिक श्रद्धालु दूसरे और तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। उज्जैन धार्मिक यात्रा पंचकोशी का हुआ नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से विधिवत पूजन शुभारंभ। पंचकोशी यात्रा यूं तो 2 दिन पहले ही श्रद्धालुओं द्वारा आरंभ कर दी गई। आधे से ज्यादा जनता नागचंद्रेश्वर मंदिर पर नारियल चढ़ाकर यात्रा आरंभ कर चुकी है, लेकिन यात्रा का बैसाख मास 10वीं तिथि पर नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर शुभारंभ किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ पंचकोशी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। पंचकोशी यात्रा 108 किलोमीटर की एक धार्मिक यात्रा है। इसमें लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यात्रा करने आते हैं, जिसमें 4 पड़ाव आते हैं। यात्रा में शासन, प्रशासन व सामाजिक संस्था द्वारा यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। यात्रा में कई लोग ऐसे हैं जो काफी वर्षों से लगातार पंचकोशी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। आज भगवान नागचंद्रेश्वर के द्वार से सभी लोग बल प्राप्त करके बल लेकर पंचकोशी यात्रा के लिए प्रारंभ होते हैं और यहाँ से भगवान की यात्रा प्रारंभ होती है और सभी लोग देश के लिए और राष्ट्र के लिए शुभकामना करते हैं और कम से कम 184 कोस की परिक्रमा यात्रा है ये, और इसे अपने पैदल ही पूर्ण करते हैं और सभी इस उज्जैन नगरी के आसपास के जितने भी लोग हैं सभी उनकी सेवा करते हैं और जिनसे नहीं चल पाते हैं वो भगवान उन्हें इतना बल प्राप्त करते हैं कि वो इस यात्रा में चल के और अपनी यात्रा सफल करते हैं। ओम नमो नारायण। आगर मालवा से, ग्राम सेमलखेड़ी से आए। ये पंचकोशी यात्रा कब से कर रहे हैं आप? ये 2-3 साल से कर रहे हैं सर। कल, हाँ जी सर, और कल से भी चालू हो गई। बहुत जनता कल निकल चुकी। कल पड़ाव पिंगलेश्वर था, हम वहीं के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर को कुत्तों द्वारा घायल कर दिया था। मोर पक्षी संरक्षण संस्थान के सदस्य द्वारा उपचार करवाया, फिर भी मोर की मृत्यु हो गई। ग्राम मंगरोला में मोर पक्षी संरक्षण संस्थान समिति द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण किया जाता है। समय समय पर घायल और बीमार मोरों का इलाज भी करवाया जाता है। वहीं कुत्तों द्वारा मोर पर हमला कर दिया, जिसके कारण मोर घायल हो गया। समिति के सदस्यों को सूचना मिलते ही उपचार करवाया गया। मोर की मृत्यु के होने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ मोर पक्षी संरक्षण संस्थान के सदस्यों द्वारा अंतिम विदाई दी गई। आवारा कुत्तों ने इस पर अटैक किया था, जिसके कारण मोर घायल हो गया था। मोर संरक्षण संस्थान को इसकी सूचना मिली तो इसका उपचार करवाया गया। रात को ये सही था, पर घायल होने की अवस्था में इसकी मृत्यु सुबह हो गई है। समिति द्वारा इसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया गया है। समय समय पर समिति मोरों के विषय लेकर
काम करती रहती है। तराना थाना क्षेत्र के सरस्वती कॉलोनी में रहने वाले मुकेश चौहान के साथ एक महिला और उसके ससुर ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल के पुत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि घर पर दादी के रखरखाव को लेकर एक महिला और पुरुष आए और अपनी राय देने लगे। जब मुकेश और उसके परिजनों ने कहा कि हमारी दादी है, हम कैसे भी रखें, तो महिला और उसका ससुर भड़क गया और मुकेश के साथ मारपीट की घटना में मुकेश घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं तराना थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी वादी के चक्कर में कि अब मैं गाड़ी भरवा के दे दूंगा तुमको, ने बोले तुम्हारी दादी को ऐसे मत रखा करो, मैंने तो मेरी औरत को ऐसे रख रखा है। तो हमने बोला कि हमारी दादी को हम कैसे भी रखें, तुमको क्या करना, सब साथ में अवेरते हैं मतलब। तो उसके बाद में आके मारपीट करी पापा से। कौन लोग थे, क्या नाम था? एक का संजू भाई था और एक कैलाश था जो आदमी था। जिला कलेक्टर द्वारा उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में संचालित सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसका अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन जिला उज्जैन द्वारा स्वागत तो किया गया, लेकिन इस आदेश को अपने आप में ही विरोधाभास बताया गया, क्योंकि यह आदेश तब पारित किया गया जब कई स्कूलों ने नया सत्र प्रारंभ कर दिया है और कई विद्यार्थी नई किताबें भी खरीद चुके हैं। दरअसल शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला कलेक्टर के आदेश पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि जिले के निजी स्कूलों द्वारा की जा रही एकाधिकार प्रवृत्ति से लोक प्रशांति विक्षुब्ध न हो, इसलिए कार्यवाही आवश्यक है। इसके लिए सभी प्राइवेट स्कूलों को सूचित किया जाता है कि वे अभिभावकों को पुस्तकें, कॉपियां, यूनिफॉर्म आदि विशेष पाठ्य सामग्री किसी दुकान, विक्रेता या किसी संस्था से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इसके साथ और भी कई बिंदु इस आदेश में दर्शाए गए हैं, जो कि सराहनीय है। इस आदेश का शहर के अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन ने स्वागत किया है, परंतु इस आदेश को ही अपने आप में विरोध स्वरूप बताया है। चूंकि आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ही स्कूल में शामिल करना होगा, साथ ही किसी अन्य प्रकाशक की पुस्तकों को प्रतिबंधित करना होगा। परंतु समस्या ये है कि कई स्कूलों में सत्र प्रारंभ हो चुका है और वहां प्राइवेट किताबें लगा दी गई हैं। तो क्या ऐसे स्कूल इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे? इसके साथ ही निजी स्कूलों की दूसरी समस्या ये भी है कि राज्य शिक्षा केंद्र और NCERT द्वारा तय पुस्तकें समय पर उपलब्ध ही नहीं हो पाती। इस अवस्था में अशासकीय शालाओं की मजबूरी होती है कि उन्हें प्राइवेट किताबें लगाना ही पड़ती है। कई बार तो पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है, किताबें उपलब्ध ही नहीं हो पाती। इसके साथ ही नर्सरी और KG की कक्षाओं के साथ साथ नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र कोई भी जानकारी नहीं देता। तो ऐसी समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए? और तो और इस वर्ष भी प्राइवेट स्कूलों ने NCERT सिलेबस का उपयोग किया, जबकि दिनांक 17 अप्रैल सोमवार को कक्षा 8वीं की बोर्ड की परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर SCERT सिलेबस पर आधारित होने का निर्देश भ्रम की स्थिति निर्मित कर रहा है। जिलाधीश महोदय के निर्णय का सभी ने स्वागत और समर्थन किया, लेकिन इसमें कुछ बिंदु ऐसे उठाए गए हैं कि अधिकांश विद्यालयों ने जिन्होंने 1 अप्रैल से या मार्च में ही स्कूल अपने ओपन कर लिए थे, उनकी बुक्स लग चुकी हैं, वहाँ बुक्स आ चुकी हैं। और किताबों की अनुपलब्धता, मतलब किताबों का उपलब्ध ना होना NCERT और राज्य शिक्षा केंद्र, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है, जो इससे सभी लोग अवगत भी हैं। तो वह मुद्दा यदि सॉल्व हो जाता है और पूरे ही उज्जैन जिले में एक जैसा कोर्स यदि लग जाता है तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय होगा, स्वागत योग्य होगा। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।